नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल फिजिक्स प्राइम में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसके 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके फॉर्मूले ड्राइव करना सीखेंगे। उससे पहले हम दो चीज़ और पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर और दूसरा हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। तो ये सब क्या होता है जानने के लिए आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और कॉपी तथा कलम यानी पेन लेकर बैठ जाओ रफ्तार के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वेपर प्रेशर से कि वेपर प्रेशर हमारा होता क्या है। वेपर प्रेशर देखो नाम से ही पता चल रहा है, वेपर से जो प्रेशर लग रहा होगा उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। बट हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन होती क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर exerted by the vapors above above the liquid surface above the liquid surface in equilibrium in equilibrium with the liquid at given temperature with the liquid at given temperature is called vapor pressure ठीक है, is called vapor pressure। मतलब वो प्रेशर जो वेपर्स का लगे अबव द लिक्विड सरफेस उसको क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इसको बना के दिखाऊँ आपको वेपर प्रेशर का डायग्राम, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो जैसे मान लो ये एक हमारा कंटेनर है। ठीक है, और ये हमारा लिक्विड है और वेपर्स बनाते हैं। ये जो है ये हमारे वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या हमारे वेपर्स हैं। ठीक है, ये क्या हमारा वेपर है और ये क्या था हमारा, ये था हमारा लिक्विड जल। तो ये जो हमारा प्रेशर लग रहा होगा इस प्रेशर को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर। तो ये डायग्राम किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। बट दोस्तों अगर मैं इसको आम शब्दों में समझाऊं तो मान लो एक कंटेनर है हमारा। ठीक है, उसको नीचे से हम एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारा एक लिक्विड है और उसको हम बॉईल कर रहे हैं। ये हमारा क्या, एक हमारा लिक्विड है। अब हम बॉईल कर रहे हैं। अब बॉईल करने के साथ साथ क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे। अब इसके वेपर्स बनना स्टार्ट। मैंने क्या करा, इस कंटेनर को क्लोज कर दिया। अब ये वेपर्स क्या होंगे, वॉल्स पे भी टकराएंगे प्लस कंटेनर जो सील है उसके ऊपर भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे। तो इन सब से जो प्रेशर जनरेट होगा दैट इज अवर वेपर प्रेशर। क्या होगा वो हमारा वेपर प्रेशर होगा। बोलो आई बात समझ में। तो यही है पूरा वेपर प्रेशर का खेल कि वो प्रेशर जो वेपर्स की वजह से लगे उसको क्या बोलेंगे अपन, वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वेपर प्रेशर के, ठीक है, जिनके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड।
क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड्स। अब देखो, अगर हमारा किसी भी लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर लो, यानी कम होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इसके वेपर्स क्या होंगे, कम बनेंगे, और वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका लो होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स को, जो हमारा लिक्विड है, उसको एस्केप करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एस्केप नहीं करेगा तो वेपर्स उसके बनेंगे नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा वीक है, अब वीक है तो उसके पार्टिकल्स जो है उसके एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी, तो वेपर्स भी क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? तो ये था हमारा फर्स्ट। अब हमारा सेकंड है, सेकंड है हमारा टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है, अब जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि देखो, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो हमारा लिक्विड का बॉन्ड है या जो इंटरेक्शन है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो क्या होगा, वीक होगा, ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा, तो एस्केपिंग पावर फिर से क्या होगी, बढ़ गई, इस वजह से वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। बोलो, आई बात समझ में? चलो, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, हम अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है रॉल्स लॉ। क्या है हमारा, रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ ने करा क्या, रॉल्स लॉ ने हमें रिलेशनशिप दिया या एक रिलेशन दिया हमें, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में इसने हमें एक रिलेशन दिया। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, at a given temperature, at a given temperature, for a solution, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of each component, of each component in solution, is equal to the product of, into the product, equal to the product of the vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure component, ठीक है, एंड its mole fraction, क्लियर है?
यानी देखो रॉल्स लॉ ने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फोर वोलेटाइल लिक्विड्स, हाँ दोस्तों एक और चीज़ कि दो टाइप के हमारे सल्यूट या दो टाइप के हमारे सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। एक वोलेटाइल हो सकता है और एक नॉन वोलेटाइल हो सकता है। अब ये होता क्या है एक बार देख लो, जल्दी से बता देता हूँ मैं कि जो हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, इनका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, शॉर्ट में समझ लो। और नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर नहीं होता, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल नॉन वोलेटाइल में आप सॉल्ट ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्या कहा गया है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसका अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूँ तो क्या कह रहे हैं, मान लो एक बाइनरी सोल्यूशन है, हमें पता है हमें सोल्यूशन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनके दो कंपोनेंट्स हो। तो मैंने क्या करा, एक बाइनरी सोल्यूशन दिया जिसमें ए एंड बी कंपोनेंट है, ए इज़ अवर सॉल्वेंट और बी को मैंने सोल्यूट किया। अब इसका जो प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट ए, और बी का क्या होगा, पी नॉट बी। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई बी, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, काई ए। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली जो पी बी होगा यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट। तो यहाँ से जो P यानी जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आएगा या P टोटल आएगा, तो हमें डाल्टन लॉ ने बताया ही था कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो इट मीन्स P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। अब हमें पता है काई ए प्लस काई बी क्या होता है, वन। तो काई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस काई बी, वन माइनस काई बी, ठीक है। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, प्लस पी नॉट बी काई बी, काई बस समझ लो। तो पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी काई बी प्लस पी सॉरी पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। यहाँ से काई बी कॉमन आ जाएगा यानी पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस काई बी ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्लियर है, तो ये चीज़ थी। तो आई होप आपको रॉल्स लॉ समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका फटाफट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, तो पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बेटा पीछे हमने क्या देखा, वोलेटाइल सोल्यूशन का देखा था। अब हम नॉन वोलेटाइल की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर से हम एक बाइनरी सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। और बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स ए एंड बी, ए को हम सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे एंड वी विल कंसिडर बी एज अवर सॉल्यूट। बट कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, यानी इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो होगा क्या, जो ए का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नॉट ए, काई ए इज मोल फ्रैक्शन, बी का पी नॉट बी, बट हमें पता है पी नॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और काई बी, तो जो पी ए होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए, और जो पी बी होगा वो होना चाहिए पी नॉट बी काई बी, बट पी नॉट बी ज़ीरो है तो इसलिए पी बी भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो हमें पता है पी क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, बट पी बी ज़ीरो है तो पी इज इक्वल्स टू पी ए। तो यानी पी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी नॉट ए काई ए।
आई बात समझिए, ये किसके लिए है? फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। आई बात समझ में? चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा, हमारा नेक्स्ट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉल्यूशन की जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करें? गुड, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि उनके नेचर पे। क्लियर है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो क्या होगा? द प्रॉपर्टीज of the solution the properties of the solutions which depend only on the number of solute particle, ठीक है, but not on the nature of the solute are called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे उसे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब हमारे 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक बार फिर से दोहराओ बच्चों कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करें, ना कि उसके नेचर के ऊपर। तो जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 4 इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा? फर्स्ट वन इज रिलेटिव lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point, and last one is osmotic pressure. क्या है? osmotic pressure। आई बात समझ में? तो हमारे 4 कौन कौन से हैं? एक है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, डिप्रेशन की स्पेलिंग होगी DEPRESSIO। तो फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ठीक कर लेंगे। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें होगा क्या बेटा? तो वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने क्या करा, हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करा
अगेन एक बाइनरी सोल्यूशन लेंगे, ए एंड बी होगा हमारा, बी क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ए क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। इसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, इसका पी नॉट बी, बट ये तो हमारा ज़ीरो ही होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। मोल फ्रिक्शन काई ए, इसका मोल फ्रिक्शन काई बी। क्लियर है। और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट दैट विल बी पी ए, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट वो क्या होना चाहिए, पी बी, बट पी बी क्या होगा, ज़ीरो। तो अब क्या है कि हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो कितना हमारा ओवरऑल वेपर प्रेशर कम होगा वो अब हम देखते हैं। तो देखो बेटा, होगा क्या, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ हमें पता है कि P किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल, बट पी बी क्या हमारा ज़ीरो, तो P किसके इक्वल आ गया, पी ए के, यानी P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए। बोलो आई बात समझ में। अब जो चेंज आया दैट विल बी डेल्टा पी ए, तो वो चेंज क्या आया होगा डेल्टा पी ए का, वो आया होगा पी नॉट ए माइनस पी ए। आई बात समझ में। तो जो डेल्टा पी ए है, यानी पी सॉरी जो डेल्टा पी ए है वो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब हमें पता है कि पी ए क्या है हमारा, पी नॉट ए काई ए। अब यहाँ से पी नॉट ए कॉमन आ रहा है, तो पी नॉट ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस काई ए बचेगा, एंड वन माइनस काई ए इज काई बी। तो ये डेल्टा पी ए है हमारा, ये डेल्टा पी ए है हमारा, ये डेल्टा पी ए है। आई बात समझ में। तो हमारा डेल्टा पी ए क्या आ गया, पी नॉट ए काई बी, और डेल्टा पी ए क्या था हमारा, पी नॉट ए काई बी आ गया। तो पी नॉट ए यहाँ डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल्स टू काई बी, और डेल्टा पी क्या था हमारा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू काई बी। तो यही हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, रिलेटिव लोगरिथम वेपर प्रेशर। अब आप देख रहे हो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ये चीज़। अब एक चीज़ और बेटा इसमें याद रखना कि जो हमारा डेल्टा पी ए है ये हमारा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और जो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आई बस समझ में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम अपना क्या था हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी देख के ही और सुन के ही पता चल रहा है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ एलिवेट हुआ होगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बड़ा है। तो उससे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे हमारा कोई भी लिक्विड बॉयल होने स्टार्ट होता है, बट बेटा बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता क्या है, डेफिनेशन से समझाता हूँ कि boiling point the boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है,
यानी बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे कि वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में सीन क्या है, अगेन हम दो लिक्विड लेंगे, या सॉरी अगेन हम एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे जिसमें हमारा कंपोनेंट ए और बी को हम खेल मिलाएंगे, तो होगा क्या, हम अगेन एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हमारा ए क्या होगा, सॉल्वेंट, और बी क्या होगा हमारा, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब देखो सब कुछ सही चल रहा था, बट जैसे ही ए के जीवन में बी आया, यानी सॉल्वेंट के जीवन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आया, तो गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। हुआ क्या कि इसने क्या करा, ओवरऑल वेपर प्रेशर को कम कर दिया अपने, है ना। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो उस वजह से क्या होगा, हमें दोबारा वेपर प्रेशर को मेंटेन करना है, तो हमें और ज़्यादा टेम्परेचर पे उस सोल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। अब हम और ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं और सोल्यूशन को हीट कर, ताकि उसका वेपर प्रेशर दोबारा पहले की तरह मेंटेन हो जाए, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो समझने की कोशिश करो कि हमने क्या करा, हमने दो चीज़ें अब मान ली है कि एक हमारा यूज़ होगा टी नॉट बी और एक यूज़ होगा हमारा टी बी। टी नॉट बी क्या हमारा, हमारा टी नॉट बी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया है। और हमारा टी बी क्या होगा, टी बी होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और जो हमारा डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी इज अवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में, ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देख लो इसे, बॉइलिंग पॉइंट। चल ये चीज़ समझ में आई, पक्की बात है। अब हुआ क्या, अब जो हमारा डेल्टा टी बी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी जो होगा वो इक्वल होगा या तो टी नॉट बी माइनस टी बी के, या फिर टी बी माइनस टी नॉट बी। आई बात समझिए। अब देखो बेटा, इन दोनों में से ना एक चीज़ मैंने गलत लिखा है, अब वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब एक चीज़ बताओ कि जो पहले बॉइलिंग पॉइंट था और जो बाद में बॉइलिंग पॉइंट आया, तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही, जो बाद वाला है वो हमारा ज़्यादा होगा। तो यानी जो हमारा प्योर था, जब हमने उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करा था, तो उस क्या होगा, वो कम होगा। इट मीन्स टी नॉट बी इज लेस देन टी बी। आई बात समझ में। तो डेल्टा टी बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी, तो ये गलत है। तो इससे क्या पता चला, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। आई बात समझ में। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो डेल्टा टी बी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम बोले तो मोलैलिटी, क्लियर है। यानी डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, दैट विल बी के बी एम। और इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको या तो आप कह लो मोलल एलिवेशन या मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, क्या कह सकते हैं, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर मोलल बॉइलिंग पॉइंट
कांस्टेंट, या फिर इसको एक और नाम से जाना जा सकता है, दैट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बोलो आई बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। इसी में हम देखो अपन के पास क्या फॉर्मूला आया था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम, है ना, और एम क्या हमारा मोलालिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो हाँ या ना। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वो क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास विल बी डब्ल्यू बी, मोलर मास विल बी एम बी, है ना, और हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी डब्ल्यू ए। तो जो हमारा m का फॉर्मूला आया दैट विल बी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू ए मान लो अगर ग्राम में तो 1000 भी कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो जो हमारा डेल्टा टी बी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू। तो ये है हमारा डेल्टा टी बी का एक और फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बोल देंगे, यानी एम बी निकालने के लिए बोल देंगे। तो एम बी का कुछ भी नहीं है, एम बी का फॉर्मूला क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी गुड इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। कुछ भी नहीं है, डेल्टा टी बी यहाँ आ जाएगा और एम बी यहाँ आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले के। तो ये फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है, और हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे नाम से पता चल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो डिप्रेशन, वाई ऑलवेज राइट डबल ई, पता नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगेन फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा होता क्या है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या हमारा, देखो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, द फ्रीजिंग point, the freezing point is the temperature, is the temperature at which the solid, at which the solid and the liquid state and the liquid state of the substance have the same vapor pressure, have the same vapor प्रेशर। यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जी हाँ दोस्तों, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो यही फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट आएगी, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वो गिरावट किस वजह से आएगी, तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वो गिरावट आ रही है हमारी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की
वजह से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही है जो ये पंगे कर रहा है हमसे। अब हमें पता है जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या हुआ है, वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ है यानी लो हुआ है ना। तो इस वजह से क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द solution is always lower than the freezing point of the pure solvent, freezing point of the pure solvent। क्लियर है बच्चों ये चीज़। अब देखो इसमें आगे कुछ चीज़ें आएंगी, तो वो क्या आएगा बेटा कि एक मिनट यार, हाँ तो क्लियर है इतना। अब देखो बच्चों, आपने कहीं सुना होगा, चाहे आपने टीवी में देखा हो या किसी बड़े से सुना हो कि क्या कहते हैं कि जब भी बर्फ़ जम जाती है और हमें बर्फ़ को पिघलाना है, ठीक है, रफ्तार के साथ, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक उसके ऊपर छीट देते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा नमक उसके ऊपर डाल दोगे बर्फ़ के ऊपर, तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका पूरा लॉजिक छुपा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, कि जो हमारा सॉल्ट होता है वो क्या कर देगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो वो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। अब हमारे पास कोई ऐसा रिमोट तो है नहीं कि हम फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा कम हुआ है, ठीक है, और जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है, ठीक है, हमारे पास कोई रिमोट तो है नहीं कि उस टेम्परेचर को हम कम कर देंगे ताकि वो फ्रिज रहे, नहीं है ना। तो इस वजह से वो क्या होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में। तो अब इसमें अगेन अब एक आध चीज़ें देख लेते हैं हम, जो कि वो क्या है हमारा, कि इसमें अगेन एक आएगा टी एफ, एक आएगा टी नॉट एफ और एक आएगा डेल्टा टी एफ। अब हमारा टी एफ क्या होगा, तो टी एफ होगा फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और टी नॉट एफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब अगेन टी एफ क्या होगा हमारा, इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हमें पता है कि टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ, है या नहीं। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। क्लियर है। और एक और चीज़ देखी गई कि जो डेल्टा टी एफ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगेन कांस्टेंट लगाएंगे एक हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, दैट इज के एफ एम। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो आया है डेल्टा टी एफ फिजिकल्स टू के एफ एम, तो जो हमारा डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ ये क्या हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ हमारा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो इसको हम
क्या बोल सकते हैं इसको? आप बोल सकते हो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बोलो, बात आई समझ में? तो अगेन हमें पता है जो मोलैलिटी है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिंपल हमने पीछे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी ड्राइव करा था, वो क्या था? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो जो डेल्टा टी एफ है इट शुड बी इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू। आई बात समझ में? यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या हमारा मास ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या होगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ हमारा कांस्टेंट है। आई बात समझ में? अब हमें अगर एम बी निकालने को बोले तो एम बी का फॉर्मूला क्या होगा? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी, सॉरी एम बी तो निकालना ही है, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी ए। क्लियर है ये चीज़? तो इसको नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। चलिए बच्चों, अपना नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस हमारा होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। देखो, ऑस्मोसिस क्या एक हमारा प्रोसेस है जिसमें कुछ पार्टिकल्स एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे जगह जाते हैं। तो वो किस जगह से कहाँ जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस में। देखो, द फिनोमेना और बताओ कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। द फिनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक टाइप का हमारा वॉल होता है, एक टाइप का हमारा मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से आने जाने देता है, यानी पास होने देता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द phenomena of the flow of solvent through a semi-permeable membrane from pure solvent to the solution is called osmosis. और ऑस्मोसिस को एक तरीके से और डिफाइन करा जा सकता है कि क्या हो हमारा, लिख देता हूँ मैं, और उसमें हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो मूव फ्रॉम द solution of low concentration of solute to that
higher solute concentration, to that of higher solute concentration। मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी वो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट ही होगा, वहाँ से हमारा हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यानी सोल्यूशन में क्या होगा, एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो दोनों डेफिनेशन का मतलब वही है। सिंपल से याद रखना कि इसमें क्या होगा हमारा, कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा वो कहाँ से होगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ। आई बात समझ में? तो इसको फटाफट नोट करो, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। अब देखो, अगर मैं एक डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा। क्या ही बन रहा है ये भाई, क्या ही बन रहा है। छोटा, मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब है, तो कृपया करके हंसने की गुस्ताखी ना करें। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया इस डायग्राम को बनाने में, तो कृपया करके हंसना मत। अब ये एक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है ऑस्मोसिस प्रोसेस का, और इसी में मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बता दूँ। तो होगा क्या, ये हमारे दो चैम्बर हैं, ये बीच में जो है दैट इज़ अवर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस वाले चैम्बर में सॉल्वेंट है और इस वाले चैम्बर में सोल्यूशन है। ये ऊपर दो हमने पिस्टन लगा रखे हैं, एक पिस्टन यहाँ है और एक पिस्टन यहाँ पर है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो मूवमेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जाएगा थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो, जब यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हमारे आएंगे तो धीरे धीरे इस वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा। इसमें जो वाटर कहना सही नहीं रहेगा, ये जो सॉल्यूशन है उसका लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन है वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने पे मैं क्या करूँगा, मैं इस पिस्टन पे प्रेशर लगाऊंगा, इस पिस्टन पे एक प्रेशर लगाऊंगा ताकि ये जो फ्लो है वो नीचे की ओर आ जाए। तो वो जो प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए, वो प्रेशर हमारा इतना होना चाहिए कि जो हमारा ये प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस का वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जिस पे हमारा ऑस्मोसिस क्या हो, रुक जाए। अगर मान लो मैंने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो उस वजह से क्या होगा, जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में यानी सॉल्वेंट के चैम्बर में जाने लग जाएंगे। तो वो जो प्रोसेस होता है वो हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस में आता है। तो अभी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पे ध्यान देना है, यानी वो मिनिमम प्रेशर जिस पे हमारा क्या हो, ये जो ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस है वो क्या हो, रुक जाए। उसको क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी द एक्सेस प्रेशर, the excess pressure which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into it through semi-permeable membrane, ठीक है। यानी देखो, डेफिनेशन में भी वही है ना कि वो प्रेशर जो हम लगा रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ ताकि प्रिवेंट क्या हो जाए, पैसेज ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर मान लो सॉल्वेंट इधर जा ही नहीं पाएगा सॉल्यूशन की तरफ, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। जब हमारा मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ तो ऑस्मोसिस होएगा ही नहीं। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो क्या करे, हमारा स्टॉप कर दे
ऑस्मोसिस प्रोसेस को, यानी वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय, डिनोट करेंगे हम पाई से। अब बेटा पाई इसका मतलब ये 22/7 या 3.14 वैल्यू मत लेना, ये हमें निकालना पड़ेगा, बस इसको डिनोट हम पाई से करते हैं। क्लियर है? अब एक बार इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और अपनी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अब जो हमारा पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। क्या है? सी। सी क्या हमारा? सी है हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी ही है ये। क्या है? मोलैरिटी। क्लियर है? अब यहाँ पे हम कांस्टेंट है तो उसको हटाने के लिए क्या लगाएंगे? अरे ये क्या होगा? कांस्टेंट है मतलब जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, दैट विल बी आर एंड टी। तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। अब ये आर और टी क्या है? आर आप लोगों को पता होना चाहिए और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। क्लियर है? अब एक चीज़ और हमें पता है, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी यानी हमारा सी, वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो C का फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास, दैट इज WB अपॉन में MB। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V। अगर ml में है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या है? R इंटू टी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू V। बोलो बात समझ में आई? तो पाई जो है इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ, पाई इज इक्वल्स टू WB RT। अगर ml में है तो 1000, नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, MB इंटू V। क्लियर है? तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। क्लियर है? तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई बात समझ में? और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।